प्रश्न संख्या 181 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 181। अरे आपके लिए खुला उत्तर सभापटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, एक नंबर का आंसर माननीय सदस्य प्रश्न पूछो ना जी। अध्यक्ष महोदय, एक नंबर का आंसर ले। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सही और सटीक और विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन मैं सबसे पहले आज अपने क्वेश्चन करूं, इसके पहले मैं देश के अपने आप तो प्रश्न पूछे हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं महोदय, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 22,000 से ज्यादा लोगों को लाया है, इसलिए उनको पहले हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से जानना है कि आप इस संबंध में बिहार में और बिहार के खास करके सारण जिला के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ऐसे इस विषयों पर आपके आगे की क्या भूमिका, आगे की क्या कार्रवाई करने का इरादा है, यह मैं माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं। बिहार और बिहार के सारण जिला के महाराजगंज में। माननीय अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर एक जनपद या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए डेयरी के क्षेत्र में एक जो बड़ा काम होने जा रहा है वो है जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा करीब 1568 करोड़ रुपए का काम कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार में होने जा रहा है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश बिहार में विशेष रूप से कोऑपरेटिव के क्षेत्र में इस सरकार के बनने के बाद जब से गिरिराज जी थे उनका विशेष फोकस कोऑपरेटिव पर रहा है बिहार के में। और मुझे लगता है इस 1568 करोड़ रुपए से कोऑपरेटिव के सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव जो है जो बेहतर काम करेगी, अगर कोई भी उनके क्षेत्र का प्रस्ताव आता है तो हम तुरंत, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, व्यवस्था पूरी है, अगर उनके क्षेत्र से कोऑपरेटिव के द्वारा कोई भी मदद के लिए प्रस्ताव आता है तो तुरंत उसे मजदूरी देने का काम मंत्रालय करेगा। ओके, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पशुओं को, दुधारू पशुओं को दूहने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है, अगर वह मशीन अगर उस पशुओं के दूध निकालने में कोई उसको संक्रमित नहीं करता है, तो क्या उस दूध निकालने का पार्ट वाइज छोटा छोटा वह केंद्र बिहार में और बिहार के सारण जिला में स्थापित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जितनी भी ये मिल्किंग मशीन है उन पर भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये ज्यादातर किसी न किसी माध्यम से अगर हमारे पास प्रस्ताव आता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई हमारा केंद्र सरकार का वहां पे ऐसा संस्थान नहीं है जिसके द्वारा हम कर सकें, लेकिन अगर कोऑपरेटिव के द्वारा, किसी एफपीओ के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है मिल्किंग मशीन में टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए, या किसी भी कोऑपरेटिव को या डेयरी सेक्टर को कोई भी मदद चाहिए, उसके लिए प्रावधान है। बस कंडीशन यही है कि प्रस्ताव किसी न किसी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास। श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे अपॉइंट दे दी। दुधारू जानवर मैंने देखा है कि हरियाणा में, पंजाब में होते हैं, महाराष्ट्र वहां से कई कोसों दूर है। अगर किसी एक काश्तकार को दो जानवर लेने हैं तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ती है। एक ट्रक में कम से कम 10-12 जानवर जाते हैं। तो कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे कि 30-40 हजार रुपए एक जानवर, और उसको उधर से ढो के लेकर महाराष्ट्र में अपने में गोठे में लेने के लिए अगर सब्सिडी मिलती है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, तो ही अच्छे दुधारू जानवर जो है दूर से लाकर महाराष्ट्र के कई जिलों में जहां ऐसे जानवर नहीं है, उन जानवरों के सार्वजनिक या कोऑपरेटिव गोठे करके उसका दूध निकाल के प्राइवेट लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना कमा काश्तकारों के खिस्से में नहीं जाता। क्योंकि जब तक ऐसे 2 या 3 जानवर ढोने में पूरा 10-12 हजार का ट्रक अगर दे दिया तो फायदा नहीं होता। तो अगर 10 या 12 जानवर एक ट्रक में जाते हैं तो एक ट्रक के पीछे 4 या 5 जो फार्मर है उनको अगर सब्सिडी दे देंगे
तो ये अच्छे जानवर महाराष्ट्र में जाएंगे और वहां दूध की जो कमियां हैं वो दूर होगी। बंबई, पूना, नासिक, ठाणे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उनको दूध की कमी है, दूध गुजरात से लाना पड़ता है। तो अगर उधर ही दूध तैयार करना है तो ऐसे जानवरों को ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिलेगी तो मेहरबानी होगी। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही सदस्य का सवाल है और इसके लिए एक स्कीम हमने अभी तैयार की है ब्रीडिंग फार्म्स की। चूंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां अच्छी ब्रीड के एनिमल्स नहीं है और दूसरे स्टेट से लाने पड़ते हैं, जिनमें महाराष्ट्र भी एक है। तो इसके लिए हमने एक करीब कैपिटल सब्सिडी 2 करोड़ रुपए तक की एक फार्म के लिए सरकार ने तय की है। अगर महाराष्ट्र में या इनके क्षेत्र में उन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई एफपीओ या कोई ग्रुप किसानों का अगर कोई डेयरी खोलना चाहता है और बाहर से एनिमल लेकर आना चाहता है अच्छी ब्रीड के एनिमल, तो उनके लिए 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी एक डेयरी फार्म के लिए सरकार ने तय की है। आपके कोई बात हो आप कर सकते हैं। श्रीमती गीता विश्वनाथ। Thank you for giving me this opportunity. आपका Sir, नंबर आने Animal वाला, इसलिए Husbandry तालियां बजा रहे होंगे आप। Infrastructure Development Fund AHIDF has been set up under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan stimulus package. One of the main objectives of AHIDF is to increase the milk processing capacity. I would like to know from the Honorable Minister, provide the details dairy processing and value addition projects set up under AHIDF in Andhra Pradesh. Sir, regarding the breed multiplication scheme, our farmers are applied for this project, but no result come from the government. What is the progress, sir? I would like to know from the Honorable Minister. देखिए, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, करीब 250 के करीब प्रोजेक्ट्स हमें ब्रीडिंग फार्म्स के लिए मिले हैं, उन पे एनडीडीबी के द्वारा काम चल रहा है और आपके क्षेत्र के जो भी यहाँ व्यक्तिगत भी मुझे बता सकती हैं, हो सकता है। AHIDF में अगर बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट आज तक आया है, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 49 करोड़ 51 लाख रुपए है। ये आया था 2020-21 में और 21-22 में आंध्र प्रदेश से 4 प्रोजेक्ट आए हैं जिनकी कॉस्ट करीब 40 करोड़ रुपए है, हमें प्राप्त हुए हैं। इनके बारे में लोन अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है, अगर कोई और प्रोजेक्ट आएंगे तो वो भी कर दिए जाएंगे। अभी इसमें AHIDF में खूब पैसा है सरकार। मलुक नागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कोरोना कार्यकाल के समय में करीब 3 महीने के आसपास कर्फ्यू लगा था, तो डेयरियों में जो भैंसें थीं, जो उनका नुकसान हुआ, कुछ कमजोर हो गई, बीमार हो गई, कुछ मर गई, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि सर्वे करा करके उन किसानों को कंपनसेट करा जाए, जिससे वो लोग भी ये महसूस कर सकें देश में सबको राहत मिली है, हमें भी सरकार ने राहत दी है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मित्र मलुक नागर 1-2 जिले को तो खुद भी कर सकते हैं, मुझे अच्छी तरह उनके बारे में पता है। और उस दौरान समस्याएं आई थी, कोऑपरेटिव ने दूध खूब कलेक्ट किया, जहां तक प्राइवेट सेक्टर था उसने उस समय दूध की कलेक्शन नहीं की। और उस दौरान कोविड में ऐसा नहीं था कि कोविड भैंसों में नहीं फैला, तो भैंस ठीक ठाक है डेयरी में। हाँ, उस समय जहां प्राइवेट सेक्टर था वहां जरूर दिक्कतें आई थी। श्रीमती अनुरूपा पोद्दार। अपरूपा पोद्दार। Thank you, Speaker, sir. Sir, the Minister in his reply have elaborately given the answer about the national program of dairy development. I want to know from the Minister and the government what are the issues of the adulteration of milk, and with that the milk products to appropriate quality standard before entering the market. Thank you, sir. देखिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मंत्रालय नहीं, FSSAI उसको तय करता है। और एक जो पिछली स्टडी थी FSSAI की, उसमें करीब पूरे देश से 6,500 सैंपल लिए गए थे, पूरे करीब 100 कुछ डिस्ट्रिक्ट से 6,000 से ऊपर सैंपल लिए गए और उनमें करीब 250 से 250 सैंपल में एडल्ट्रेशन मिली थी। तो आप कह सकते हैं 3 या 4% सैंपल एडल्ट्रेटेड पूरे देश में मिले थे। उसके बाद ये NPDD प्रोग्राम बना था, इसके द्वारा मिल्क टेस्टिंग में जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं देश में, उनको सबको हम प्राइमरी स्तर पे भी और जहां प्लांट है उसके स्तर पे भी जो मिल्क टेस्टिंग के एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए मदद केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसके स्टैंडर्ड सारे FSSAI ने बना के और पूरे देश में पहले से ये पब्लिश है। क्वेश्चन नंबर 182 श्री अनुराग शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 182। माननीय मंत्री जी।
पोर्टल पर। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काफी विस्तार से जवाब दिया है, पर मुझको 2 सवाल माननीय मंत्री जी से करने थे कि एक तो उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से बुंदेलखंड में हमारे वहाँ कबूतरा जाति हैं और बंजारा है, सपेरा हैं, तो ये जो दक्ष पोर्टल पर जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इन पे अभी तक इसका क्या प्रभाव पड़ा, कितने लोग इसमें लाभान्वित हुए, और विशेष रूप से अगर बुंदेलखंड के कोई आंकड़े हमको मिल सके कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। माननीय मंत्री जी। आप बोले, चालू हो जाएगा माइक। पीएम दक्ष का जो स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हर हाथ में रोजगार देना, तो उसी लक्ष्य को तय करने के लिए हम लोगों ने एनबीसी एफडीसी द्वारा और ओबीसी जैसा आर्थिक पिछड़े वर्ग जैसा ईबीसी को भी, अनुसूचित जाति को भी, हम घुमंत जाति जो डीनोटिफाइड है सबको इसी से ट्रेनिंग करा के उसको लाभान्वित करने के लिए उस योजना को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने बोला घुमंत प्रजाति कबूतरा ऐसा जो जाति है उसको जाति को भी हम उसमें शामिल किया है, और ऐसे जातिगत तौर पे कितने लोगों को हम लाभान्वित किया वो डेटा मेरे पास नहीं है, मैं उसको बुला के दे दूंगी। और इसीलिए बुंदेलखंड का और बस 2020-21 में हम लोगों ने घुमंत जो जाति है उसमें 103 जो समुदाय है 103 व्यक्तियों को हम लोगों ने उससे से लाभान्वित पहुंचाया है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और ये सवाल था कि जो प्राइम मिनिस्टर दक्ष में डीनोटिफाइड जातियों को माननीय मंत्री जी ने चिन्हित किया था, इनमें से जो लोग आगे निकल कर आए हैं, कोई व्यवस्था ऐसी बन सकेगी आगे क्या कि जिन लोगों से अपने ये खुद के कार्य कर सकें और आगे नए धंधे लगा सकें? अगर उसमें कुछ हमको डेटा अगर बाद में मिल सके तो बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। हम डेटा उनको उपलब्ध करा देंगे। ऐसे हमारे डिपार्टमेंट से पीएम दक्ष योजना के माध्यम से एनबीसी एफडीसी और एनएसएफडीसी के द्वारा 2020-21 में 5096 प्रशिक्षणार्थी उद्यमियों का हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रदान किया। तो उसमें हम लोगों ने 2900 प्रशिक्षणार्थी को अपना उद्योग संचालित करने के लिए हम लोगों ने सुविधा प्रदान किया। उन 2900 प्रशिक्षण प्राप्तियों ने प्रतिभागियों ने अपने अपने उद्यम के माध्यम से नियर अबाउट 3000 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया है। श्री एम गुरुमूर्ति। Honorable Speaker, sir. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment has launched PM Daksha scheme to make skill development schemes accessible to the target groups of backward classes, scheduled castes and safari karmacharis. Can the Minister provide the details of the target set under the scheme along the stipulated timelines and the progress made thus far? Can the Minister state what steps have been taken by the government to ensure that adequate awareness about the PM Daksh scheme is generated among the target groups? Thank you, sir. हम लोगों ने पीएम दक्ष योजना के माध्यम से डीनोटिफाइड का, ओबीसी, ईबीसी का और सफाई कर्मचारी, एससी और जो लोग कूड़ा बीनने वाले हैं सबके समुदाय को उसमें हम सुविधा देने के लिए उसको व्यवस्था रखा है, जिसमें 216 कोर्सेस है, जिसमें पूरा भारत में अभी तक 600 सेंटर में हम ट्रेनिंग को हम दिलाते हैं। उसके 2020-21 में हम लोगों ने 32,097 व्यक्तियों को हम प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 14,097 लोगों को हम प्लेसमेंट दिया है इसी दौरान। उसके अलावा 2020-21 से लेके 2025-26 तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा डिपार्टमेंट में 450 करोड़ का उसमें फिनांस आवंटित किया है, अर्थ आवंटित किया है, जिसमें हम लोगों ने अगले 5 सालों में 2,71,000 प्रतिभागियों को हम सुविधा देंगे। क्वेश्चन नंबर 183
Dr. DNV Senthil Kumar. Question number 183. उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। Thank you, sir. Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana, first I would like to know what does Pradhan Mantri Awas Yojana translate in English? Because as an elected representative, we do not know what the meaning is. How will the constituents know what the scheme or what it is? But it is a blessing in disguise for us, because whatever central government schemes you bring in the name of Hindi or in the name of other languages which the local people can't understand, no credit will go to you all. So it has always been a blessing for us. And in Dharmaburi, in phase 2 of PMAY, out of the 8,941 houses has been sanctioned, only 4,274 houses have been completed. From January 22, no fund has been released for the scheme, and I would like to know why. And due to this, 5,682 beneficiaries has not been issued bill amount. So details of some of the vendors who need to be paid is not shown properly in the website nrega.in under REAT module FTO method. Will the corrective measures be taken? And the standing committee has mentioned, I would like to know if the ministry has taken a note that on rural development, regarding the progress under the scheme is very slow and delays in payments to the vendor has been made. The standing committee has also noted that the present amount of 1,20,000 in plains and 1,30,000. Honorable member, only question. Yes, sir. 1,30,000 in hilly areas is not sufficient with the inflation cost of construction and this thing. Will it be raised? I would like to know from the minister. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पहला क्वेश्चन जो उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री आवास का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि इंदिरा आवास यदि समझ में आया होगा तो प्रधानमंत्री आवास भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से आवास है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। सदस्य ने जो सवाल उठाया कि पैसा रिलीज होने में देर होती है, हमारी तरफ से नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट को भेजना होता है, स्टेट गवर्नमेंट समय पर भेजे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। Honorable member supplementary. Honorable member supplementary. Sir, I have specifically mentioned from where the shortage of fund is. It is not from the state. We are not getting it. Is from the central government website, which I have specifically mentioned. And from January 22, the state, the central has not funded the state. This is my question, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि अभी देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास में लेकिन पैसा नहीं हो। एक मिनट बैठे मंत्री जी, मैं ये व्यवस्था देता हूं, कभी राज्य मंत्री बोलता है, बीच में कैबिनेट उठ जाता है, या तो एक मंत्री आप कैबिनेट मंत्री हो तो कैबिनेट मंत्री जवाब दो, बीच में उसको पूरा जवाब देने दो। इंटरफेरेंस बीच में कभी आधा जवाब दे दो। अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है और मैं निवेदन करूंगी राज्यों से कि उपभोक्ताओं के राज्यों के सरकारें उनको पैसा रिलीज करें, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। ओके, कुलदीप राय शर्मा। कुलदीप राय शर्मा नो। गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के पक्के घर बनाए जा रहे हैं। 2,95,00,000 घर बनाने का ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य तय किया गया था और अभी तक 2,27,00,000 स्वीकृत हो चुके हैं। मैं 2011 की जो सूची थी उसमें से बहुत परिवार अभी छूट गए थे। प्रधानमंत्री प्लस योजना में क्या उन परिवारों को भविष्य में शामिल करने की योजना है, जैसा कि इस वर्ष के बजट में 80 लाख नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है, क्या उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 की सूची के आधार पर हमने आवास दिए, उसमें से माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि 2,28,00,000
जो स्वीकृत हुए हैं उनमें से अभी 1,75,00,000 निर्मित होने हैं, जो हो चुके हैं। मैं सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि आवास प्लस में जो सूची आई है वो हमारे सर्कुलर में है, उसको हम करेंगे। इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा मैंने करवा दी है, अब फिर इतनी लिस्ट आ गई है, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी हो गई है। ओके 184 क्वेश्चन गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 184। Adhyaksh Mahoday, in his reply, the minister has clearly stated that the grant of permission to a satellite TV channel under the said guidelines is subject to the security clearance by the Ministry of Home Affairs. So my question to the minister is that those channels who have been denied security clearance, are they conveyed, are they given a show cause notice as to what is exactly the security flaw, the security loophole that the ministry has found so that the channel can address? And if there are serious security flaws, then has the MHA then taken that to its logical conclusion and done any investigation on it? Otherwise, just denying a channel on the basis of a security clearance, which the said channel does not know, and that the ministry also does not do any follow-up investigation, sir, then we worry about the state of press freedom in today's India. Respected Speaker, sir, our government is very concerned about the freedom of speech and freedom of expression. I want to convey to the member, he don't worry about the freedom of speech and freedom of press, because the member, I don't want to take for the member for 1975 what happened in this country. So I want to give the reply here. Sir, why, sir? See, you are concerned. Your member is asked a question related to the freedom of speech and freedom of expression. So freedom of speech and freedom of expression comes. We can't go the history. We can't forget the history in 1975. So I come to the answer. Sir, whoever want to apply whoever want to get permission to run a TV, they have to give an application to the ministry. The ministry has forwarded to the MHA, Ministry of Home Affairs. The Home Affairs thinks that is the security. The member's question is security lapse or security. This is not a security. It is a nation security. It is a sovereignty of the country. It is a sovereignty of the state, and also it's a concern of the security and safety of the nation. Sir, I want to convey through this house to the member, sir, whether we have to compromise the nation's security. Sir, we don't want the national security. Sir, the TV, sir, they are, sir, they concern about, it's an intelligence report. Sir, the MHA cannot be, MHA, the Supreme Court judgment is there. One case, 7th January 2019, Digicable Network Private Limited versus Union of India. This case, the Supreme Court is very clearly stated that in the situation of national security, a part cannot insist for the strict observation of the principle of natural justice. So, the MHA, what the decision is taking, we cannot insist. What our department is going, MHA is denying the security issues, automatically we are denying the permission. Supplementary. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि पहले ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पे यूनियन मिनिस्टर रहना चाहिए, और अगर ये जरूरी नहीं है पर अगर जूनियर मिनिस्टर आए तो प्रश्न को सुनना चाहिए, खाली राजनीतिक टिप्पणी देने के अलावा उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो करिए जांच किया है उन्होंने। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई स्लोगन नहीं है जिसको लेके आपने बैन कर दिया और फिर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं, प्रश्न क्या है? सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि आज के इन्होंने
today he has asked that the guidelines, the uplinking and downlinking guidelines 2011, it is these guidelines on the basis of which the Ministry of Home Affairs gives security clearance or does not give security clearance. Every time when the elections are occurring in this country, we are seeing numerous channels propagating hate, propagating divisive speech. They are promoting enmity between various communities. So is this government going to look at revising the uplinking and downlinking guidelines for 2011 so there are stricter norms for such TV channels? And in the recent elections, many such TV channels have been shown to be promoting hate. Have they, Ministry of Home Affairs or his ministry, taken any such action? Okay. Already, the member's question is, I am concerned about the member's question. Sir, here, a member is asked what the action has initiated the TV channels. Sir, we took like this cases, 159 cases, we took action against the TV channels, those who act against the program code and advertisement codes. Shri Firoz Varun Gandhi. Shri K. Suresh ji. No. Sir, I would like to ask through you, sir, whether the government is aware of the suspension of broadcasting permission of Media One news channel, and whether such an action is executed by the government without granting an opportunity to be official of Media One channel to explain and clarify their position. If the reason, therefore, whether the government is aware of repeated intervention from various government agencies that hamper and intimidate the freedom of press and media, and the same reflects the reduced status of World Press Freedom Index and other benchmarks. Thank you, sir. 191 questions. Speaker, sir, this question is 191. So it is another 4 questions. After the 4 questions is this question. Okay. Nama Nagesha Rao. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. सब इसमें सब नेशनल सब एक मिनट सर नेशनल सिक्योरिटी का नाम से जो परमिशन जो है ना रिवोक कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। कैंसिल होने के बाद जो है ना वो पर्टिकुलर चैनल्स उसको जब अप्रोच करके डिटेल सब देने के बाद भी वो लोगों को जानबूझ के जिसको खत्म करना है उसको खत्म कर रहा है, जिसको देना उसको दे रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का नाम से जिस तरह से जो है ना सब आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न यही साहब, वो लोगों को जो है ना सर टीवी चैनल वाला को जो है ना अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसका जो है ना रिप्लेस वगैरह मिलने के बाद उसका ऊपर जो है ना एक कमिटी होना चाहिए। इंडिविजुअल का नाम से जो है ना जिसको क्लोज करना है उसको क्लोज करना है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए सर, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। माननीय मंत्री जी। Sir, respected Speaker, sir, we are following due process of law. Whether after the security clearance or not only security clearances, some cases the TV channels they are not come forward the renewal, and we are issuing the SOCAS notices. After issuing the SOCAS notice, we given sufficient opportunity to them to explain them case. If the explanation or reply is not satisfactory, then we are going forward and we are going to take further action. Question number 185, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. Dr. Sukand Majmudar. धन्यवाद स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर बोलने पहले 185 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद स्पीकर सर। क्योंकि संगीता जी आज उपस्थित नहीं है तो मैं इसलिए आपको अनुरोध करता हूं कि उनके कोटे का प्रश्न भी मुझे पूछने का अनुमति प्रदान करें। ऐसे नहीं मिलता। पहला मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि अति आधुनिक कृषि उपकरण जो है उसके वितरण हेतु अभी तक निजी क्षेत्र के कितने कंपनियों के साथ अभी तक संपर्क किया गया
अगर गया है उसमें से कुछ सिलेक्टेड हुए हैं क्या, चयनित हुए हैं क्या? पश्चिम बंगाल में कितने कंपनियां सिलेक्टेड हुए, कृपया बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और जैसा कि मशीनरीज के बारे में पूछा है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनते ही सबसे पहले किसान को हाईटेक और नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था हो, इस नाते एक योजना प्रारंभ की गई और योजना के अंदर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रारंभ किया गया और उस योजना के अंदर हमने जो हमारे आईसीआर या हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जो नई मशीनरीज तैयार की गई, टेक्नोलॉजी लाई गई, उसका निर्धारण करके और एक गाइडलाइन बनाकर दी गई राज्यों को और उन मशीनों का उपयोग वो करे जिससे कि किसान की उत्पादन और उत्पादकता बढ़े और इस दृष्टि से उसका किया गया है। और उस मशीनरीज का जो कौन सी मशीन किस कंपनी को देनी है, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और राज्य सरकार तय करती है कि कितनी मशीनें हैं और कौन सी कंपनी को देना है, तो इसको लेकर उस गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार है वो तय करती है और बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2014 से लेकर जब से योजना प्रारंभ हुई है आज तक हमने 6184 मशीन अवेलेबल करवाई है। लेकिन और इसके लेकर और जो हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर भी वहां पर है वो भी 380 कस्टमाइजिंग सेंटर भी है और लेकिन कुल मिलाकर ये है कि वहां पर जो इन्होंने स्पेशल सदस्य ने जो पूछा है कि कितनी कंपनीज है, कौन सी जिनको दिया गया है, तो ये राज्य सरकार के पास सूची होती है और उसके अनुसार वहां से वो ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री माननीय प्रश्न। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण उद्यम हेतु नाबार्ड से सहायता प्राप्त मिश्रित पूंजी वाले स्टार्टअप फंड से सहायता प्रदान करने के लिए क्या स्थानीय सांसद जो है, एमपी जो है, उनके सहमति का कोई प्रावधान रखा गया है क्या? अगर यदि रखा नहीं गया है तो इसका थोड़ा कारण बताने का कृपा करें, क्योंकि किसानों के विकास वाली सभी योजना में सांसद की सक्रिय भूमिका अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय जी, स्टार्टअप की बात की है तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारे युवा साथी इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं और लगभग आज 2000 से अधिक स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि स्टार्टअप फंड का जो नाबार्ड के द्वारा आने वाले समय में युवाओं को मिलेगा, तो इसके लिए गाइडलाइन अभी बन रही है और उस गाइडलाइन के अनुसार मुझे लगता है कि उस गाइडलाइन से युवाओं को लाभ मिलेगा। और रही बात सांसद की, तो ये सीधा किसान और हमारे जो स्टार्टअप है जो उद्योग को स्थापित करने के लिए है, तो उसके अंदर जो हमारे सांसद है वो उस सांसद उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके साथ ही वो अपनी दिशा की मीटिंग होती है उसके अंदर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो एग्रीकल्चर को जो स्टूडेंट है या जो युवा साथी है उनके स्टार्टअप के लिए योजना है जिसमें स्टार्टअप को स्पेशल फंड के तौर पर उनको सब्सिडी भी दी जाती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की योजना को इसको गाइडलाइन भी अभी बन रही है। श्री विसेंट एच पाला। Reply of the Honourable Minister, he said that most of the fund will be routed through NABARD. My question is to the Honourable Member, the main backbone of the farmers are the recognized association. There are hundreds or millions of associations working across the country. Whether the government intends or planning to fund these associations, because these associations are working at the grassroots level at different areas, but most of the fund is channelized through the government recognized farmers. Therefore, my request to the Minister and question to the Minister, whether you have any intention to fund the association or a recognized association at the different states. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फंड और धन की अवेलेबलता के लिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना के अंदर भी 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड का प्रावधान किया गया है और उस धन का इंडिविजुअल किसान का भी उसका उपयोग कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और साथ ही जो हमारे एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी इस स्कीम का प्रावधान किया गया और जो हमारे
हाईटेक टेक्नोलॉजी का जैसा क्वेश्चन के अंदर जब है, तो हाईटेक एग्रीकल्चर की दिशा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंदर एफपीओ को भी उसमें लगभग, अगर जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी तो उसमें हमने नई आई है तो उसके अंदर भी हमने 75% सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। और साथ ही अगर कोई भी इंटरप्रेन्योर है तो भी उसमें 50% सब्सिडी और अलग अलग योजना की जो सब्सिडी है वो भी लाभ ले सकता है। और साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से भी वो इस योजना का उपयोग ले सकता है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा के अंदर भारत सरकार पहले से ही संवेदनशील है और लगातार फंड की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। श्रीमती जसकौर मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा कृषि से संबंधित बहुत चिंता है कि नाबार्ड को कृषि सहयोग के लिए जब चिन्हित किया है तो नाबार्ड केंद्र से संचालित है। ऐसी परिस्थिति में सांसदों को कृषि संबंधी चाहे स्टार्टअप हो या विपणन का काम हो तो नाबार्ड की योजनाओं के साथ सांसद को भी अनुबंधित किया जाए ताकि सांसद अपने क्षेत्र में इनका सही ढंग से पालना करा सके। क्या मंत्री जी इस बात को रखेंगे? मैंने कहा पहले ही उत्तर में जवाब दे दिया कि हमारे जो सांसद हैं वो हर योजना की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको अधिकार है। और वो जो दिशा की जो हमारी मीटिंग है और दिशा की मीटिंग के अंदर एग्रीकल्चर के विषय को लिया गया है और वहाँ पर वो इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और रही बात नाबार्ड है तो नाबार्ड एजेंसी है जो हमारे किसानों को और जो हमारे युवा साथी है वो अगर कोई अपनी योजना का उपयोग लेते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 विनायक भावराव रावत। श्री रमेश चंद कौशिक। और आप क्वेश्चन नंबर बोल दे पहले 186। अच्छा 186 उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। हाँ अध्यक्ष जी, वैसे तो मंत्री ने ये काफी लंबा चौड़ा संतोषीपूर्ण उत्तर दिया है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि जो ये हम मकान बना रहे हैं वो ना तो टाइम पर अलॉट हो रहे हैं और उनकी निगरानी के लिए कोई कमेटी है या नहीं है, और उसमें सांसद सदस्य जो हैं क्या उनको किसी तरह का सम्मिलित करने की योजना है या नहीं है? महोदय, प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत उस गरीब को छत दी जा रही है। माननीय सदस्य ने जो निगरानी समिति की बात की है, मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि जब जिला दिशा की मीटिंग होती है और लोकल की बॉडी भी होती है, उसमें बीडीओ भी है, ग्राम पंचायत भी है, उसमें सारी निगरानी होती है और कहीं से यदि शिकायत आती है तो हम लोग यहाँ से भी भेजते हैं। श्री तापिर गांव। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। जवाब में ऑनरेबल मिनिस्टर गिरिराज जी ने बहुत बढ़िया से दिया है, लेकिन मैं हमेशा दिशा मीटिंग, जैसे मेरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट का मैं हमेशा क्वार्टरली में रिव्यू मीटिंग लेता हूं। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके पूर्वोत्तर राज्यों तक जिस PMAY ग्रामीण का जो घर बनाना है, गाइडलाइन दिल्ली से फिक्स है। CGI सीट हो, सीमेंट हो, ईटा हो और आपका इवन क्लेम भी स्टील से हो। अभी पहाड़ी इलाका में जो बसे हैं गांव, वो शहर में जाके सीमेंट बैग खरीदते हैं। गिरिराज जी के देहात में 300 to 400 रुपीस है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय में जो बसे हैं इसमें 500 to 1000 और मेरा से कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेड लॉट होके पार बैग 6000 तक भी पहुंचता है। इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये प्रश्न है कि इट इज पॉसिबल कि जहां जैसे लोग रहते हैं वहां मकान बनाने का इस नियम को बदल के पहाड़ी इलाका के लोगों को सुविधा दे सकता है क्या? ये मेरा मिनिस्ट्री से प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का जो प्रश्न है पहाड़ी इलाके को लेकर के है, इसमें प्रावधान हमारे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ हम लोग 1,20,000 देते हैं और पहाड़ी एरिया के लिए 1,30,000 देते हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि अब तो
प्रधानमंत्री आवास में गैस चूल्हा भी पहुंच रहा, लाइट भी पहुंच रही। तो पहाड़ी एरिया में भी जो दिक्कतें, उसके लिए हमने स्वयं 1,30,000 रुपए कर दिए हैं। श्री प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हमारा पहला लक्ष्य था 2,95,00,000 का, वो 2011 के सूची के अनुसार था। 2011 से अब हम 2022 तक देखते हैं तो बहुत सारे परिवार बढ़ गए हैं। पहले जो सूची आई थी उसको जो हम प्रपत्र ब बोलते थे, लगभग वो प्रपत्र ब के सभी घर सूचित किए गए हैं, उसके काम चालू है, कुछ पूरे भी हो गए। लेकिन उसके बाद में जो प्रपत्र ड की जो हमने लिस्ट मंगवाई थी छानबीन करके, उसमें से बहुत सारे नाम अभी बाकी रहे हुए हैं। तो मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से सीधा प्रश्न है, क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था हमारा 2,95,00,000 घर बनाने का, वो बढ़ाने का कोई हमारे सरकार का इरादा है? और जैसे पहले भी बताया गया है कि ये घरों की कीमत सिर्फ 1,20,000 हम केंद्र सरकार से देते हैं और शहरी आवास योजना के लिए ये ज्यादा की रकम देते हैं। तो क्या ये 1,20,000 से कम 2 लाख तक बढ़ाने की भी कोई सरकार की मंशा है? तो इसका सीधा जवाब माननीय मंत्री महोदय दे। महोदय, यद्यपि वो 1,20,000 सीधे दिख रहा है, 1.5 लाख के लगभग पड़ जाता है। उसमें 90 दिन के मनरेगा का भी है, शौचालय बनाने का भी मनरेगा से काम करने का है। ये लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख के लगभग का पड़ जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा कि आगे कुछ बढ़ाने का, भी जो पुराना 2011 का था उसी में से अभी 1 लाख छूटे हुए हैं, जिसमें अभी बनना भी है। लक्ष्य 2,62,34,163 था, जिसमें पूर्ण हुए हैं 2,49,26,000। अभी जो सूची थी उसी में भी अभी डिलाए हैं। मुझे लग रहा है कि राज्यों को इसमें चिंतन करना चाहिए। श्री अर्जुन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम लोग जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हम लोग लगता है देश के बाहर के कहीं के सांसद हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इतना दुर्नीति उस राज्य में हो रहा है कि बना बनाया घर के सामने फोटो डाल के और उसका पैसा उठा लिया जाता है और जेन्युइन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार इस बारे में पत्र दे रहे हैं। दिशा कमेटी का तो मीटिंग बंगाल में होता ही नहीं है। दिशा कमेटी है क्या हमें मालूम ही नहीं है और न ही वहां कुछ काम होता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ये लूट रहे हैं लोग, ये सारे लोग लूटते हैं। प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है तो पूछो। मेरा प्रश्न ये है महोदय कि दिशा कमेटी का मीटिंग और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए और उसमें सांसदों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि सांसद इसको देखें और इसको समझें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पश्चिम बंगाल के सांसद ने जो पीड़ा व्यक्त की है, हमने राज्यों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री आवास ही होगा। लेकिन कई राज्य हैं कि उसमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी लेते हैं और नाम चेंज कर रहे हैं। और यह बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे मंत्री जी भी उसको गंभीरता से ले रहे हैं और इस पर मंत्रालय जरूर कार्रवाई करें। क्वेश्चन नंबर 187, श्री PV मिथुन रेड्डी। Sir, thank you for this opportunity. Sir, my question is about a price support scheme. It's about the farmers and it's about support to the farmers. Sorry. Sir, question 187, sir. Sorry. माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Thank you, sir. So my question relates to the issue of farmers. It is about a price support scheme. Election दे चुके हैं पिछले वर्ष। Sir, I would like to know through yourself, and I would like to ask the government, sir. In price support scheme, 1,500 crores has been allocated for the whole country, sir. And the year previous to that, 3,596 crores has been allotted. And there's a reduction of 62%, sir. I would like to know
is the government going to do away with this scheme? Because 1,500 crores is very less to support the whole country's farmers. We are basically an agrarian country. And I would like to know how the minister is going to justify this, and how is he going to justify reduction of this budget by 62%? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मूल्य समर्थन के बजट को लेकर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार एमएसपी पर हो चाहे मूल्य समर्थन के आधार पर हो, हमने वृद्धि की है और लगातार वृद्धि हो रही है। और एमएसपी को मैं प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय लिया, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में भी था, तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार एमएसपी के ऊपर खरीद भी बढ़ रही है और जो यूपीए की सरकार की और अभी की तुलना करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं कहते हुए, और रही बात बजट की, तो बजट की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो भारत सरकार के पास में बजट के लिए कि उसको खरीदने के लिए निश्चित रूप से किसान को जब इस मूल्य की रेट के अंदर या मार्केट के अंदर इंटरविंग करने की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल करती भी है और समय समय पर और उसके लिए खरीद भी करती है। तो मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। Sir, the minister in his reply said this scheme is basically government access price support for paddy and wheat through FCI, sir, and also aims to service the National Food Security Act. It is given in his reply, sir. But if you take the case of Andhra Pradesh, in spite of submitting utility certificates, payments are pending for the past 5 years, sir. More than 1,700 crores is pending. And if the payments are pending, it shows that support is not being rendered to the farmers. There is 1,700 crores pending to the Civil Supplies Corporation, sir. And he can say, minister can say it is not related to his department, but it clearly states, in his reply it states, whatever support, the price support scheme is for MSP, sir. So I'd like to know when they are going to clear the dues and what steps the minister is going to take in this regard. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और कहना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि भारत सरकार के पास में राज्य सरकार से जब खरीद होती है, चाहे वो पीएम आशा योजना के तहत दलहन और तिलहन हो, चाहे गेहूं और चावल की खरीद की बात हो, तो भारत सरकार के पास और नेफेड एफसीआई के पास जब उसके स्टोरेज और वहाँ राज्य सरकार जो है वहाँ से अपना पूरा किसान से कलेक्ट कर लेती है, और जब हमारे पास में वो डेटा आता है तो उस समय हम 3 दिन के अंदर वो उनके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं और किसान के खाते में पहुंच जाता है। लेकिन राज्य सरकार वहाँ जो अपना बीच का जो समय होता है उसके अंदर अगर वो अपना फंड अलग से रिवॉल्विंग फंड रखे ताकि किसान को उस समय व्यवस्था हो सके, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास में आज भी राज्य सरकार से कोई आता तो हम तुरंत कर देते हैं। श्री पोचा given all certificates, I don't agree with the answer of the minister. Pocha Pramanand Reddy. How is the government planning to ensure the time-bound payment to the farmers in the light of these budgetary cuts? माननीय अध्यक्ष जी, बजट के अंदर मैंने कहा ना कि किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही आवश्यकता होगी और जैसा ये कि डिमांड पर है, अगर मान लो मार्केट के अंदर भाव अंतर आता है तो भावांतर स्कीम जो हमारी है जिसके अंदर निश्चित रूप से हम उसी समय तुरंत उस किसान को जो माल होता है उसके आधार पर एमएसपी या उसके ऊपर हम खरीदने की गाइडलाइन में हमारे हैं और बजट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नंबर 188 राहुल शेवाले। नंबर 188। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आईओसी का सेशन 40 साल के बाद हमारे देश में हो रहा है और वो भी मुंबई में हो रहा है, और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं आज़ादी के 75वें साल में मुंबई में आयोजन करने का उसका मौका मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है, और मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आईओसी सेशन का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उसकी वजह से नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नेशनल फेडरेशन उनको भी फायदा हुआ, तो फायदा हो जाएगा। और केंद्र ने जो खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया सेंटर्स की जो घोषणा की है,
और 2028 की ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी करने के लिए ये योजना बनाई है। तो उसको जो बजट रखा है 14.30 करोड़ का, वो बजट बहुत ही कम है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये आने वाले दिनों में वो बजट बढ़ाएंगे क्या, और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है साउथ सेंट्रल मुंबई, वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर्स का वहाँ पे सेंटर्स सैंक्शन करेंगे क्या? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी को और पूरा सदन को ये बताना चाहूंगा कि 2023 में जो आईओसी का सेशन मुंबई में होने जा रहा है, ये भारत के लिए अत्यंत गर्व और ये अत्यंत हम लोगों के लिए एक गर्व का विषय है कि 1983 के बाद 40 साल के बाद फिर से भारत को इसका जो है फिर से मौका मिला कि हम लोग इसका फिर से जो है आईओसी का जो सेशन है ये हमारा देश में करा पाए। और मैं समझता हूं कि ये अत्यंत जो है बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे सोचते हैं कि कैसे न्यू इंडिया को यंग इंडिया और यंग इंडिया को कैसे स्पोर्टिंग इंडिया स्पोर्टिंग नेशन में बदला जाए, उनका जो लक्ष्य है और उसके लिए जो निरंतर प्रयास भी चल रहा है महोदय, मैं सोचता हूं कि और मुझे ये मानना भी है कि 2023 का मुंबई का जो ये आईओसी का जो सेशन होने वाला है, इससे भारत की खेल क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित होगी। और आदरणीय सदस्य जी ने जो बोला है बजट के विषय में जो बोला है, वो निश्चित रूप से उचित समय पर इसका भी निर्णय लिया जाएगा। और उनका क्षेत्र के लिए उन्होंने जो बोला है कि खेलो इंडिया सेंटर के विषय पे राज्य के माध्यम से अगर ये ऐसा प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से उचित समय पे इसका भी निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उनके जवाब में कहा है कि ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए आईओसी ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2036 और 2040 के लिए ओलंपिक्स गेम के लिए आईओसी की पूरी तैयारी है, क्योंकि अगर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी एक प्रोसीजर रहती है और कि उसकी एक बिडिंग फीस रहती है। लास्ट टोक्यो ओलंपिक में $75 मिलियन टोक्यो ने ओलंपिक फीस पे किए थे और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $26 बिलियन खर्चा हुआ था। लंदन में जब ओलंपिक हुआ था तो $16.6 बिलियन खर्चा हुआ। बीजिंग में जब ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया था तो $42 बिलियन खर्चा हुआ था। और ओवरऑल ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करना है तो 25 स्पोर्ट्स एंड 310 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी चाहिए। 20,000 रेसिडेंट्स वहां पे उनकी रहने की व्यवस्था, उसमें आईओसी के मेंबर हो, डिफरेंट एम्बेसिडर्स हो, उनकी रहने की वहां पे व्यवस्था, और 5 से 6 लाख टूरिस्ट की वहां पे रहने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इंटरनेशनल उससे रिलेशन बढ़ता है, स्पॉन्सरशिप, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, अपना स्पोर्टिंग कल्चर, टूरिज्म, जॉब, ये ओलंपिक गेम्स की ऑर्गेनाइज करने की वजह से उसका बेनिफिट मिलता है। बार्सिलोना हो, सेउल हो, इन्होंने ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करके ओलंपिक गेम्स करने की वजह से उनका महत्व बहुत बढ़ा और वहाँ पे आर्थिक कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल वहाँ पे बना। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में 1200 हेक्टेयर जगह ओलंपिक सिटी के लिए रिजर्व की है और 2041 का उनका डेवलपमेंट प्लान है, उसमें भी उन्होंने उसका प्रायोजन किया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि ओलंपिक गेम्स का होस्ट बनने के लिए मिनिस्ट्री के माध्यम से या आईओसी के माध्यम से क्या प्रयास किए जाएंगे और 2036 और 2040 में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए इंडिया का क्या प्रायोजन रहेगा? धन्यवाद। महोदय, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ओलंपिक कहाँ होगा, कौन सा देश होस्ट करेंगे, ये तो ओलंपिक महासंघ आईओसी में इसका निर्णय लिया जाता है। और बिल्कुल अगर ऐसा मौका भारत के पास आता है, हमारा देश के पास आता है, तो ये हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है।
और इनका जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वाला इन्होंने जो प्रश्न किया, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही इतिवाचक कार्य किया है। बहुत ही उनका जो कार्य प्रणाली है बहुत ही अच्छा रहा है, और उसके साथ भारत सरकार की जो योगदान है वो भी बहुत ही बढ़-चढ़ कर रहा है। और महोदय, ऐसा जो है कि खेल क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे भी कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, उसके लिए उन्होंने जो बोला जमीन अधिग्रहण और उसका ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला बात आया है, तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूंगा कि ऐसा जो है, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक राज्य के पास से मंत्रालय में आया नहीं है। अगर राज्य के पास से ऐसा प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से उसका ऊपर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न मूल प्रश्न की व्याप्ति से थोड़ा बाहर है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ सर, ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि हमारा देश ओलंपिक्स को होस्ट करे, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन इन खेलों में कर सके। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको ये प्रदर्शन करने का जागतिक स्तर पे मौका मिले, इसके लिए भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहती है? ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। अगर खेलो इंडिया के सेंटर का प्रस्ताव राज्य की सरकारें भेजेंगी और फिर भारत सरकार उसे मंजूर करेगी, तो हम जैसे सांसद जो विपक्ष में है राज्य में, हमारे जिले से तो कभी प्रस्ताव जाएगा नहीं सर। मेरा जिला ग्रामीण क्षेत्र है और पिछले कुछ सालों में कुश्ती के माध्यम से काफी सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे 5 बार स्वर्ण पदक हासिल करने का जो सम्मान है मेरे क्षेत्र के श्री राहुल आवारी जी को मिला है। तो ऐसे खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की मदद के बिना कोई कदम उठाने की सोच रखती है क्या? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा है। बहुत सारा जो है संसद सदस्य ये प्रश्न मुझे पूछते रहते हैं, लेकिन जो हम लोगों का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और संसदीय ढांचा जो है उसके अधिनियम से हम लोगों को मान्यता देना पड़ते है, और राज्य से जो प्रस्तावना आते हैं वो प्रस्तावना ही हम लोग गृहीत करते हैं। और उसके अलावा भी खेलो इंडिया के तहत स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी हम लोग बहुत सारा जो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसका भी प्रावधान है। अगर कोई स्वतंत्र कोई चाहे वो कोई संस्था हो या चाहे वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, आगे अगर वो लोग भी खेल मंत्रालय की कोई पत्र प्रेरण करते हैं तो उसका ऊपर भी उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाते हैं। श्री प्रसून बनर्जी। सर धन्यवाद आपको सर, आप हमको बोलने दिए कुछ। तो 1980 में आप ओलंपिक में थे, रशिया ओलंपिक में। सर अच्छा लग रहा है, बता देना चाहते हैं हम जे आईओसी का मिलन होगा उधर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। सर एक बात है हमारा इसमें, जो ओलंपिक है, ओलंपिक पूरा जो ओलंपिक हमारा देश में लाना चाहिए। जैसी 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, उसको बाद ओलंपिक जरूर होना चाहिए। हम लोग का बच्चे लोग इतना अच्छा काम कर रहा, गोल्ड मिल रहा, अभी सिल्वर मिल रहा, बहुत सबको ही मिलते, स्पोर्ट्समैन अभी बहुत अच्छे हैं और अच्छा होना चाहिए। तो हम विनती करेंगे आप लोग को, जो एक्स प्लेयर है, जो एक्स ओलंपिक प्लेयर है, उन लोग को भी आप लोग बुलाइए, उन लोग को सपोर्ट करिए, साथ में दीजिए। और एक बात मिनिस्टर साहब आप है, ये जितना ओलंपिक प्लेयर है उन लोग को पेंशन होता है, ये पेंशन आप लोग थोड़ा देख के दीजिए। बहुत आदमी पेंशन नहीं मिला, ये आप सपोर्ट है, थोड़ा पेंशन उन लोग को देना चाहिए। वो गरीब है सब लोग, कभी छोटा छोटा स्पोर्ट्स करते थे, ये लोग को मेहरबानी करके थोड़ा करीब 1000 रुपया नहीं 10,000 से 50,000 रुपया दीजिए। ये आपको पास विनती है हमारा। ये लोग कितना अच्छा और अच्छा से चलिए, स्पोर्ट्स में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कुछ पॉलिटिक्स मत डालिए, सब मिलकर हम लोग चलिए, अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा से चल सकेगा। हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ लक, अब अच्छा से करो, हमारा देश में ओलंपिक भी करो, हम लोग सब आदमी लोग आपको साथ रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून दा को। प्रसून दा सिर्फ
बंगाल के नहीं बल्कि देश के लिए, देश के प्रतिनिधित्व किया है, तो मैं प्रसूंदा को मैं अंतर से प्रणाम करता हूं। और प्रसूंदा जो है, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है कि जो ओलंपियन से उनको भी बुलाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। प्रसूंदा का जो प्रश्न था, प्रश्न से ज्यादा सलाह था, तो प्रसूंदा बहुत ही सीनियर प्लेयर है, तो उनका सलाह बिल्कुल हम लोग मानेंगे। और ऐसा कोई जो है, हम लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ओलंपिक्स और जो ओलंपियंस है, एक्स ओलंपियंस, उन लोगों को जो एक आर्थिक सुविधा देने की जो बात उन्होंने किया है, ऐसा हम लोगों के पास कोई, अगर आपके पास अगर कोई ऐसा सुपारिश आते हैं तो बिल्कुल आप लाइए, हम बिल्कुल उसका ऊपर अमल करेंगे। और उसके साथ साथ प्रसूंदा को ये भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने सलाह दिया कि खेल के मैदान में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, तो मैं ये उनको भी कहना चाहूंगा, उनको अनुरोध करना चाहूंगा, जरा बंगाल को भी देखिए, आप बंगाल से आते हैं, कि बंगाल से अभी तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एनुअल एक्शन प्लान में, या फिर हम लोगों का मंत्री जी ने, आदरणीय अनुराग जी ने जो पत्र प्रेरण किया था, पिछले साल जो पत्र प्रेरण किया था, उसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। लगभग सारे जो स्टेट से सभी से आ गया है, लेकिन बंगाल की तरफ से कोई नहीं आया। तो मैं प्रसूंदा के साथ हूं, आप लोग भी जरा कोशिश कीजिए बंगाल से कोई प्रस्तावना आए और हम लोग सभी मिलके खेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर सके। प्रश्नकाल समाप्त।